सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें आप लोगों के पार्ट नंबर 6 पे आ गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और वो इलेक्टोरल पावर्स मैंने डिक्टेट कर दिया था, उसमें देखिए समझ लीजिए इलेक्टोरल पावर्स का मतलब क्या है। जो पार्लियामेंट है ना, उसके पास मतगणना मतलब वोट देने की जो पावर है वो किसके लिए है? प्रेसिडेंट को चुनने के लिए और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में हम लोग वोट कर रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट के चुनाव का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। वो कौन वोट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। प्रेसिडेंट के चुनाव में तो लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स के साथ साथ स्टेट असेंबली के मेंबर्स भी वोट करते हैं, लेकिन जो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट होता है उसमें सिर्फ कौन वोट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, ये आपकी इलेक्टोरल पावर्स थी पार्लियामेंट की। फिर देखिए सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस पावर्स। आप लोग हेडिंग डालिए वेरियस पावर्स, उसमें ए लिखिए। वेरियस पावर्स में ए लिखिए। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन पास एन, पहले लिख लीजिए इसमें फिर मैं समझाता हूँ। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन पास एन इन इम्पीचमेंट प्रपोजल अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एज वेल एज ऑन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, against the president as well as on the judge of supreme court and high court on the basis of special procedure laid down by the constitution फिर इसमें अगली लाइन लिखिए, this type of proposal should be passed by 2/3 majority in each house. This type of proposal should be passed by 2/3 majority in each house. देखिए इसका मतलब क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप लोग, है ना। यहां पे इम्पीचमेंट प्रपोजल लिख रहा है, इम्पीचमेंट प्रपोजल का मतलब ये है, ये एक प्रोसेस है ना, किसको अपने पद से हटाने के लिए, किसको अपने पोस्ट से हटाने के लिए? प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। इनको ये इतनी महान पोस्ट पे एक तरह से बैठ गए हैं, मतलब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग बात करें कि इन्हें अगर इनके पोस्ट से हटाना है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड प्रेसिडेंट, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, इतना आसान नहीं कि रातों रात कोई ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें हटा दिया गया, ऐसा नहीं होता। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। इम्पीचमेंट मतलब कि एक पूरा प्रोसीजर लाना पड़ता है, वो भी कोई कारण होना चाहिए, है ना, कि क्यों इन्हें हटाया जा रहा है। और कारण क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, है ना, कि इन्होंने भारत के रूल बुक के रूल्स दिख रहे हैं, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, इसके खिलाफ कोई बात कही है या इसके खिलाफ कोई कहने से चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, मैं बोलूँगा इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज एंड प्रेसिडेंट, तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। चलिए मान लीजिए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ गलत कर दिया, उसके खिलाफ जाके कुछ कर दिया, तो इम्पीचमेंट मोशन की बात आएगी। इम्पीचमेंट मोशन को पास कराया जाएगा लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी। अब 2/3 मेजोरिटी क्या है? मान लीजिए लोकसभा में 300 मेंबर बैठे हैं एक टाइम पे और इम्पीचमेंट मोशन लाया गया प्रेसिडेंट के खिलाफ, वोटिंग होगी, 200 वोट उनके खिलाफ जाने चाहिए। 300 में से कितने? 200। काफी मुश्किल है, अरे इतना मुश्किल है कि आज तक पास ही नहीं हो पाया कभी। लाया बहुत बार गया, लेकिन चले लाया भी बहुत बार, क्या 5-8-10 बार तो तीनों के खिलाफ लाया गया होगा, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन आज तक पास ही नहीं हो पाया कभी, है ना। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि कितना हार्ड प्रोसीजर होगा। खुद सोचिए ना, देखिए मान लीजिए प्रेसिडेंट के ऊपर लाया गया, है ना, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चला रही कठपुतली की तरह। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के काल में उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसकी सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ वोट करेगी? कभी वोट नहीं करेगी। ठीक है, कभी वोट नहीं करेगी। अब वो तो रूलिंग पार्टी है तो उसके मेंबर तो ज्यादा होंगे 300 में से, तो 200 वोट कहां से मिलेंगे फिर, है ना। तो वो तो ये बात है कि सही में कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने या राष्ट्रपति ने, तो ये है कि रूलिंग पार्टी भी उनके खिलाफ वोट करते तब जाके इम्पीचमेंट पास होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं कह रहा हूं ना, आज तक पास ही नहीं हुआ। उस प्रोसीजर को इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट प्रपोजल किसके लिए लाया जाता है? देखिए मेनली मैं आपको एक बार बताऊं, जो राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के लाया जाता है उनके लिए ये, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस से ये पास होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड इसमें लिखेंगे BS का, पहले लिख लीजिए, फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्राइसिस अनाउंसमेंट अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट, अप्रूवल फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी
विद इन अ मंथ ऑफ डिक्लेरेशन. Approval for both the houses of parliament is necessary within a month of declaration. President rule is applicable for 6 months at a time. President rule is applicable for 6 months at a time, and if it needs to be increased, then it can be extended up to 6 months. And if it needs to be increased, then it can be extended up to 6 months. ठीक है ना. अब देखिए ये बात क्या है, प्रेसिडेंट रूल या क्राइसिस अनाउंसमेंट जो लिख रहा है. मान लीजिए भारत पे कोई भारी आक्रमण या कोई उसकी सुरक्षा को खतरा है ना. तो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, मेनली प्रेसिडेंट काम किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हैं, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमको सारी पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी. देखिए डेमोक्रेसी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है ना, पावर को बांटना है. तो उस समय पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, सब स्टेट्स को अपनी पावर दी गई है, स्टेट्स ने अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे रखी है ना, सेंट्रल स्टेट लोकल जो आप पढ़ते हैं. अब मान लीजिए सेंट्रल को लगता है कि सारी पावर हमें अपने पास खींचनी पड़ेगी, वक्त बहुत खराब आ रहा है एक क्षेत्र के लिए, इंडिया के लिए खराब आ रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे फ्रेंकली बात करूँ, दंगे होने जैसी सिचुएशन हो सकती है ना, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, कुछ गलत होने वाला है क्योंकि कोई डिसीजन आ सकता है, कुछ ऐसा है ना. तो इस वजह से या कुछ गलत होना शुरुआत हो गई, तो इस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है प्रेसिडेंट से कि आप अपना रूल लगा दीजिए, है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए कि क्राइसिस आने वाले हैं भारत के ऊपर. क्राइसिस मतलब मुश्किलें आने वाली बहुत ज़्यादा, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए. प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगता है सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में, नाम के लिए रहती है, किसके हाथ में चल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट के हाथ में कोई पावर नहीं बचती. आप लोग पूछ सकते हैं ऐसा कितनी बार हुआ है, तो मैं आपको, हुआ तो 4 बार है ना, ऐसा 4 बार हुआ है. एक बार तो हुआ था 1962, 1971. ये दोनों कब के समय हैं, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, है ना. तो आप देख लीजिए युद्ध के समय ऐसा होगा, इंडिया चाइना वॉर के समय हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर अपने हाथ में लिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया सब स्टेट्स पे, और 1971 में हुआ. एक बहुत खराब प्रेसिडेंट रूल माना जाता है जो 1975 में हुआ. आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, एक सेकंड, आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में सुना होगा या फिर न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सुना होगा, बीजेपी गवर्नमेंट, ये दूसरी गवर्नमेंट इस दिन को 1975 जब भी याद किया जाता है, इसकी डेट तो जो भी थी, इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती, ब्लैक डे. देखिए थोड़ा मैं भी इसमें थोड़ा सहमत हूँ कि ब्लैक डे के रूप में, ठीक है ब्लैक डे तो है नहीं है, वो तो बात की बात है, वो तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. हुआ क्या था 1975 में, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, है ना. इंदिरा गांधी उस समय पे प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह. उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी ने भारत पे इमरजेंसी लगाई या प्रेसिडेंट रूल लगाया, है ना, बिना किसी कारण के. लगभग देखा जाए तो देखिए यहाँ तो दोनों कारण थे, 1962 1971, है ना, वॉर थी ये तो, एक तो इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर. 1975 में कोई खास कारण के बिना ही, है ना, प्रेसिडेंट रूल थोपा गया था भारत के ऊपर. चलिए आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, सारी पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना डिक्टेटरशिप रूल हो गया था, जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स थे उस समय पे सबको जेल में डाल दिया गया था. मतलब ये आप न्यूज़ में कई बार देखेंगे, मैंने इसकी स्टोरी देखी थी एक बार, तो उसमें बताया गया था कि जब ये प्रेसिडेंट रूल लगाने इंदिरा गांधी ने सोचा ना, तो रात में पता सबसे पहले किसको फ़ोन करा, तिहाड़ जेल के जेलर को, है ना, जो जेल है सबसे बड़ी भारत की, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, उसके जेलर को फ़ोन करके इंदिरा गांधी बोलती हैं कि है ना अपनी जेल खाली कर लो, कल बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं ना. मतलब उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि मैं सबको जेल में डालूंगी एक करके. मतलब आप देखिए मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और जितने भी मतलब लीडर्स थे ना उस समय बड़े, सारे लीडर्स को उन्होंने जेल में डलवा दिया था, है ना. एक तरह से उन पर रूल चलाने की कोशिश की थी बिना किसी खास कारण के, है ना, अपना रूल एक तरह से स्थापित करने के लिए. तो इनको डिक्टेटर के रूप में बुलाया. ठीक है, हम पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया की, लेकिन आज भी लीडर्स इन्हें बोलते हैं कि ये बहुत गलत इन्होंने किया था. जितने भी स्टूडेंट्स हैं मानते हैं कि ये इतना सही वो नहीं था. इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लाया किस लिए गया था कि कोई क्राइसिस आ जाए भारत पे, कोई किसी ने आभारी आक्रमण कर दिया, युद्ध हो गए, ठीक है, वहाँ तक इसको माना जा सकता है. लेकिन 1975 में कोई खास इसका लॉजिक नहीं था और इसे लाया गया. ठीक है, इसके बाद आया 1980 में, ये लास्ट था, और
भगवान करे लास्ट ही हो, है ना, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा हालत, ये प्रेसिडेंट रूल आता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है। 1980 में क्यों आया, वो भी वैलिड रीज़न था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, है ना, उसको गिरा दिया था मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, एलेक्ट है ना, मैं फैसला नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन हाँ ये इन पे आरोप हैं इसके, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अभी। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने का, भड़काने का काम किया, दंगे होने के पूरे रहे थे, हिंदू मुस्लिम क्लैश हो सकते थे, इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तो ये 3 बार तो वैलिड था, ठीक है। 1975 को कुछ वैलिड नहीं था, लेकिन हाँ गिना तो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार ये जॉब करना है। कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है, 6 महीने के लिए लगा सकते हैं। दोनों हाउसेस को, अब यहाँ पे पावर क्यों है कि दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है ना, पास भी उन्होंने करवा लिया था 4 बार, दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है। फिर अगर आपको बढ़ाना हो तो 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं आप, है ना। तो ये होता है इसमें प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है। क्योंकि अगर लगता है कि भारत पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इमरजेंसी या कोई आक्रमण होने वाला है, क्राइसिस होने वाला है, तो आप इसको किसको सौंप दो, प्रेसिडेंट को सारी पावर दे दो। प्रेसिडेंट किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर खत्म करना, है ना। सारी पावर एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाती है, जो 1975 में इसका मिसयूज माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने सारी पावर अपने हाथ में दे दी थी, ठीक है। अब इसमें यही, ठीक है ना, और इसी के साथ एंड भी हो जाता है वेरियस पावर्स वाला। फिर अलग अलग हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शंस, वो हम पार्ट नंबर 7 में बात करेंगे। थैंक यू।